झूठ, फरेब, धोखा। पाकिस्तान की बर्बरियत और फसादियत पे मबनी रियासत और हुकूमत, ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर तशद्दुद और कंट्रोल बढ़ाने के लिए तो इस्तेमाल कर ही रही थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पे भी झूठ, फरेब और धोखे की सियासत, सिफारत को इस्तेमाल किया जा रहा है एक झूठ को आगे बढ़ाने के लिए, और वो है कि पाकिस्तान की अहमियत ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी को लेकर। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में पाकिस्तान हर बैनुल अक़वामी जरीदे, टेलीविजन चैनल, वेबसाइट के ऊपर बड़ा नुमाया है एक जंग बंदी को लेकर अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मीडिएटर या फैसिलिटेटर के तौर के ऊपर सामने नजर आता हुआ। लेकिन हकीकतन या हकीकत इससे बहुत दूर है। एक तरफ पाकिस्तान की रियासत तो बहुत कोशिश कर रही है अपने आप को इस तरह प्रमोट करने की, लेकिन कोई भी कुव्वत इसके ऊपर यकीन नहीं कर रही। स्पेशली वो कुव्वत या वो ताकत जो इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पे जबर का सामना और फसादियत का सामना कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ ईरान की। यहाँ तक कि ईरान की हुकूमत ने पाकिस्तान के एफर्ट्स को सराहा है और उनकी खुशामद भी की है, मगर ऑन ए प्रैक्टिकल लेवल ईरान इस प्रोसेस के अंदर कहता है कि वो इन्वॉल्व नहीं है, मगर कोशिशें जारी हैं। और ये कोशिशें सिर्फ ईरान और पाकिस्तान तक महदूद नहीं, अभी चाइना भी चली गई। हमने देखा कि पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार चाइना पहुंचे, वहां पे इन्होंने कोशिश की कि चाइना को भी इस प्रोसेस के अंदर शामिल किया जाए। 5 पॉइंट्स भी सामने आए, मगर कोई गारंटी नहीं है कि ये सब चीजें कामयाब होंगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर ये जो निज़ाम है, इसने जो चीज़ें ये बाहर पीस मेकर या अमन के लिए कोशिश कर रहा है, वो कोशिशें पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट ऑपोजिट हैं, जहां पे एक जबर और फसादियत का माहौल अभी भी बरपा है। इस डाइकोटमी को, इस कॉन्ट्रडिक्शन को मजीद समझने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हसन बुखारी। ये एक ऑथर हैं, किताबें भी लिखी हुई हैं इन्होंने, गजा के ऊपर भी और पाकिस्तान की जो 1971 की जंग थी, जो बेसिकली दो टुकड़े हो गए उसके बाद पाकिस्तान के, उसके ऊपर भी। डॉक्टर हसन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ये कॉन्ट्रडिक्शन का बताएं कि आप किस तरीके से देख रहे हैं कि एक तरफ हम बैनुल अक़वामी सतह पे पीस मेकर हैं, मगर अंदर हम अभी भी वही जबर हमने जारी रखा हुआ है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। एक छोटा सा वाकया है जो जिसकी बड़ी इम्प्लीकेशन है। वाकया नहीं है, लतीफ़ा समझ लीजिए कि एक शख्स कहते हैं वो बाहर निकला, घर से बाहर निकला, पार्क की तरफ गया तो पार्क में धूप अंधेरा था, लोड शेडिंग चल। तो पार्क से बाहर एक बंदा, जो स्ट्रीट लाइट थी जो उस वक्त भी ऑन थी, उसके नीचे एक बंदा कुछ ढूंढ रहा था। तो कह यार आप क्या ढूंढ रहे हो? उसने कहा यार मेरी चाबी गुम हो गई है गाड़ी की, मैं वो ढूंढ रहा हूँ। खैर आपकी चाबी कैसे गुम हो गई? उसने कहा फार्क में रनिंग कर रहा था, चाबी मेरी गिर गई, लाइट भी चली गई, अब मुझे चाबी नहीं मिल रही। कहा यार चाबी तुम्हारी पार्क के अंदर गिरी थी, तुम बाहर ढूंढ रहे हो। मैंने कहा भाई जहाँ लाइट होगी वहीं ढूंढूंगा ना, अंधेरे में कैसे ढूंढूंगा? तो अगर आपको कोई लेजिटिमेसी मुल्क के अंदर ना मिल रही हो तो फिर आप बाहर उसको तलाश करते हैं। तो इसमें भी अब जैसा कि हमारी पहले भी बात हो रही थी, तो मैंने कहा था मुझे थोड़ी-सी बीमारी है, ये मैं तारीख़ी एनेक्डोट शुरू कर देता हूँ, तो इस पे एक एनेक्डोट ज़हन में आ जाती है। पाकिस्तान की डिप्लोमैटिक तारीख़ का जो मीडिएटर के तौर पर अगर हम अपनी हिस्ट्री को देखें, तो सबसे जो गोल्डन एक इवेंट है वो है जब हमने चाइना और अमेरिका के दरमियान एक ताल्लुकात की बहाली को ब्रोकर कराया। 1970s से पहले चाइना के साथ, जब चाइना कम्युनिस्ट हुआ 1949 में, उसके बाद अमेरिका के साथ ताल्लुकात नहीं होती, बल्कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर बड़ा प्रेशर भी डाला था कि चाइना से ताल्लुकात तोड़ दे, लेकिन 60s में हमने नहीं तोड़े। अब 1971 में जुलाई में अचानक एक दुनिया हैरान रह जाती है जब हेनरी किसिंजर जो हैं वो बीजिंग विजिट करके आते हैं। दुनिया में हेडलाइंस लगती हैं कि जी हेनरी किसिंजर बीजिंग पहुंच गया है, और फिर पता चलता है कि ये तो सारा जो ब्रोकर का ये मीटिंग ये पाकिस्तान ने कराई थी। हेनरी किसिंजर पाकिस्तान आए, वहाँ एक वो कसाड बनाया गया कि वो बीमार हो गए, वो सीक्रेटली वहाँ से बीजिंग गए,
वहाँ वो चीनी लीडर से बातचीत करके आए। इसमें पाकिस्तानी कदम-कदम पर उनके साथ थे, इस चीज़ को मीडिएट करा रहे थे। रशिया के खिलाफ अमेरिका को एक बड़ा अच्छा ऑप्शन मिल गया, चाइना को भी मिल गया, चाइना के ताल्लुकात भी इन दिनों रशिया से कशीदा जा रहे थे। तो चाइना और अमेरिका के दरमियान हमने एक डिप्लोमेटिक कू करवा दी और एक ऐसा इंटरेस्टिंग अलायंस बना जो उस वक़्त दुनिया में हर तरफ हेडलाइंस यही लगी, याह्या खान ने बड़ा काम कर दिया है। लेकिन आप देखिए जुलाई 1971 में पाकिस्तान में क्या हो रहा था? मार्च 25 मार्च 1971 को मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होता है ईस्ट पाकिस्तान में। वो ईस्ट पाकिस्तान की आबादी की एक बहुत बड़ा तबका, अब ये तो किसी ने क्वांटिफाई नहीं किया, अक्सरियत ये नहीं, लेकिन बहुत बड़ा तबका याह्या खान के खिलाफ होगा, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उस वक्त भी नहीं था। ऑन द अदर हैंड 25 मार्च 1971 के बाद एक इनकलाब आ गया हमारे बांग्लादेशी भाइयों की सोच में और एक ओवरवेलमिंगली एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग हो गया। वहाँ पर खून गिरने लगा। हमारे इवन जो है वो 300 टू 400 मिलिट्री कैजुअलिटीज एवरी मंथ हो रही थी। स्टार्ट के मंथ्स में तो बहुत ज़्यादा भी, मार्च और अप्रैल में, और एक सिविल वॉर का सा समा था। लेकिन हम लोग जो है वो तालियां और शादियाने बजा रहे थे कि भाई हमने अमेरिका और चीन के ताल्लुकात बड़े अच्छे करवा दिए। उसके बाद यहाँ पर ये बातें भी शुरू हो गई कि जी भारत में को हमला किया तो भारत तो कुछ कर ही नहीं सकता हमारा, आप तो स्टूपिड बातें कर रहे हैं कि भाई चीन और अमेरिका हमारे साथ है, आपको पाकिस्तान की कोई खुशी अच्छी नहीं लगती, पाकिस्तान की किसी कामयाबी पर आप खुश नहीं होते। जो लोग उस वक्त रियलिटी चेक देते थे कि भाई चीन और अमेरिका का आपस में हो भी गया तो हमारी ईस्ट पाकिस्तान में एक सिविल वॉर चल रही है, उसका क्या हल निकालना है, मुल्क तो टूटने के दाने पर है। और नतीजतन एंड तक ये सेल्फ डिसेप्शन इंडल्ज किया गया। 13 दिसंबर या 14 दिसंबर को जनरल न्याजी को जो है वो, सॉरी, 12 दिसंबर को जनरल न्याजी को बताया जाता है कि जी शुमाल से जर्द दोस्त मतलब चाइनीज आ रहे हैं, जनूब से सफ़ेद दोस्त मतलब अमेरिकन आ रहे हैं, सातवां बेड़ा आ रहा है, कोई आ रहा है जी, बस रेस्क्यू होने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे शर्मनाक सरेंडर, मुल्क टूट गया, सिविल वॉर भी होगी और याह्या खान उसके बाद भी इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते थे। इतने डिल्यूजन में वो मुब्तला थे कि 17 दिसंबर को वो अपना एक लिखा हुआ, ज़ाती लिखा हुआ आइन छपवा रहे थे कि भई अब ये मुल्क पर नाफ़िज़ किया जाए। तो जो डिल्यूजन है उसका कोई हल नहीं है। अगर आप इंटरनली स्ट्रांग नहीं है तो एक्सटर्नली आप कोई क्या रोल, कोई एक ब्रोकरेज रोल प्ले कर भी लें तो उसका आपको कुछ स्ट्रेटेजिक फायदा नहीं होने वाला। मतलब पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल को अगर हम देखें तो इकॉनमी के हालात बहुत ख़राब हैं, एक्सपोर्ट्स के हालात ख़राब हैं और अब तो रेमिटेंसेस का मसला भी बनता हुआ नज़र आ रहा है ड्यू टू द वॉर ओवर द गल्फ। उसके बाद अगर हम सोशली देखें, पाकिस्तान के अंदर ब्रेन ड्रेन अलार्मिंग लेवल्स तक पहुंचा हुआ है। अब कोई बताओ अगर उसको ब्रेन गेन कह दे तो उसके कहने से तो हो नहीं जाता। मतलब रियलिटी जो है, इट्स द रियलिटी, आप जो मर्जी उस पर मुलम्माकारी कीजिए, लेकिन पाकिस्तान में ये जो बहुत एक ब्रेन ड्रेन की कैफियत है, ये भी एक होपलेसनेस की वजह से है। जनरली जो हमारे अरबाब इक़्तिदार हैं वो जो कि हैं, जैसे कि वो मुकम्मल तौर पर डील दिखाई देते हैं आवाम से। जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं वो कहते हैं कि यार बस ठीक है, वोटिंग शोटिंग दिस डजंट मैटर, इस वक्त जो आपके हाथ में आ रहा है वो पकड़ लो, जिसने जेट पकड़ना है जेट पकड़ ले, जिसने गाड़ियां पकड़नी है गाड़ियां पकड़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अवाम जिसके हाथ में कोई पेट्रनेज नहीं है उसको सिर्फ एक चीज नजर आती है, भी किस तरह बाहर भागो। जो बाहर नहीं भाग सकते, जो बहुत ही फ्रिंज इलाके हैं, उनमें अमनो अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब है। जैसा कि हमें नजर आया कि 2025 was the worst year इन टर्म्स ऑफ कैजुअलिटीज फॉर मिलिट्री फोर्सेस के। हमारे 1250 से ज्यादा लोग शहीद हुए आईएसपीआर के मुताबिक। तो ये दिस वाज द हाईएस्ट। 2009 का जो है पहले था 990 समथिंग फिगर थी 2009 की, एंड नाउ इन 2025 वी हैव क्रॉस्ड दैट विद अ मार्जिन ऑफ मोर देन 25%। दिस इज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। फिर अफगानिस्तान के साथ एक वो बॉर्डर पर मुसलसल एक वो कशाकश लगी हुई है। इंडियंस दे कैन ऑलवेज रीएक्टिवेट देयर ऑपरेशन सिंदूर और व्हाटएवर, क्योंकि वो दे आर ऑलवेज वेटिंग फॉर द चांस। फिर आपके मुल्क के अंदर ये सूरत हाल है कि वो जैसे सुन त्सू लिखता है ना कि भाई कोई भी जंग हो, आर्ट ऑफ वॉर के पहले चैप्टर में उसने लिखा है कि मॉरल लॉ जो है वो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो मॉरल लॉ वो चीज़ नज़र नहीं आती। स्टेट और स्टेट के अदारों पर से अवाम का कोई एतमाद नज़र नहीं आता। जिस तरह के इवेंट्स हमारे मुल्क में पिछले 4 साल में हुए हैं उसने हमारी इंटरनल कोहेजन को बहुत बुरे तरीके से मुतासर किया। तो उस सूरत हाल में अगर कोई बंदा इस चीज़ में बहुत शादियाने बजा रहा है कि भाई हम कोई ईरान और अमेरिका के दरमियान ब्रोकरेज रोल प्ले कर रहे हैं, तो दैट इज फुलिशनेस इफ दिस इज नॉट डन इन बैड वे।
आइदर इट्स बैड पेड के भी आपको किसी ने पैसे दिए कि भाई यही लाइन बोलनी है रटे रटाए किसी जो है वो माइन की तरह, या फिर आप जो है वो बिल्कुल ही इदराक नहीं रखते और छोटी छोटी चीज़ों पर जप्पे मारना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट एनालिस्ट होते हैं ना, जो किसी खिलाड़ी को एक अच्छी शॉट मारते देखते हैं तो फौरन खड़े हो कहते हैं यार इसको बस कप्तान बना दो, कौमी टीम में डाल दो, ये कर दो वो कर दो। हालांकि मतलब जो भी बंदा क्रिकेट की गेम को समझता है वो ये बात जानता है भी आपने एक बड़ी पिक्चर देखनी थी, एक शॉट से रूप लिया नहीं बनता। बिल्कुल उसी तरह मतलब आप अगर एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं इसकी बेस पर, तो वो बिकता नहीं है, अवाम में नहीं बिकता। बाकी बाहर ममालिक में 4 दिन अगर हेडलाइंस आपकी लग रही हैं, अल जज़ीरा पे लग रही है, रॉयटर्स पे लग रही है, डज़न्ट मैटर राइट? रॉयटर्स ने 15 हेडलाइंस लगा दी कि भई पाकिस्तान पता नहीं कितनी जीएफ-17 सिलेंडर फ़रोख्त कर चुका है। लेकिन मैटर तो वो चीज़ तब कर रही थी जब वो सेल कंप्लीट होगी, वो पैसे आपके अकाउंट में आएँगे और वो तैयारा उस मुल्क में जाएगा। तो अगेन अब वो हेडलाइन लगाने में क्या जाता है? हमारे यहाँ असल में बदकिस्मती ये है कि हमारी एलीट, और ये बीमारी सिर्फ इस गवर्नमेंट की नहीं है, ये अनफॉर्चुनेटली हमारी बीमारी मतलब आई मेंशन 71 स्टार्ट से ही है। हम लोग इंटरनली नहीं देखते, हम लोग हर वक़्त ये देखते हैं साइकोलॉजिकली कि दूसरा हमें कैसे देख रहा। और ये आप हमारी सोसाइटी में देखें, हमारे लोगों को देखें ना, कोई काम इसलिए नहीं कर रहा कि भई ये अच्छा है, ये करना चाहिए, बल्कि वो इसलिए करना है कि वो दूसरा देख रहा है मुझे या देख रही है तो उसको दिखाना है। तो इस वजह से हमारी सारी हेडलाइन पर ही हम फ़ोकस हो गए, और जो थोड़ा पहले बेहतर होते गए अब आप दे दीजिए ब्यूरोक्रेसी सारा उधर सिर्फ टिक-टॉक बना दिया। वो एक ज़ाइटगाइस्ट को रिप्रेज़ेंट कर दिया, दैट इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग ऑन अ सोशल लेवल कि हम लोग किस लेवल पर आ गए। और रियलिटी ये है कि जी वो कहते हैं ना कि घर नहीं दाने अम्मा चली बनाने। तो वो वाला जो है वो सिनेरियो लगता है, तो आई माइट ब्रीफली आंसर योर अच्छा चलें, ये तो आपने एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी दिया और एक तरीके से आपने कैफियत आइडेंटिफाई की कि पाकिस्तान की किस तरीके से चल रही है 1971 से लेकर अब तक और उससे पहले भी। अब हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं, हमारी आबादी दुनिया के अंदर 5वीं या 6ठे नंबर के ऊपर है, हम एक एटमी ताकत हैं, लेकिन हम 44 या 45% हमारी जो आबादी है वो पॉवर्टी लेवल्स या गुर्बत की लेवल्स से नीचे जा चुकी है। तो एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट पैदा हो गया है। इसके साथ साथ हमारी अफवाज भी बहुत अपने आप को ताकतवर कहती है, मगर अगर आप दहशतगर्द हमलों को देखें बलूचिस्तान के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा में, और जंग की जो कैफियत है हमारी अफगानिस्तान के साथ एक तरफ, हिंदुस्तान दूसरी तरफ, तो इस सिचुएशन में ये डिसोनेंस जो है, ये डिस्कनेक्ट जो है, ये कब तक चल सकता है डॉक्टर हसन? ये आपने मुश्किल सवाल नहीं किया। उसकी वजह ये जो प्रेडिक्शन है ना, कोई भी हिस्ट्री का स्टूडेंट है वो हमेशा ही कहेगा प्रेडिक्शन इज़ अ वेरी डेंजरस, ये कब तक हो सकता है? 1 साल, 2 साल, इवन टायरनी सर्वाइव फॉर लॉन्ग। जैसे अब मिस्र में आप अब्दुल फ़त्ताह अल-सीसी साहब को देखें, तो वो 14 साल से बिल्कुल। था। लेकिन द जो गवर्निंग डायनामिक है वो ये है कि मिस्र के जो सीसी के 14 साल है ना, ये मिस्र पर जो हज़रत यूसुफ के ज़माने में 7 साल का कहत आया था ना, उससे ज़्यादा भारी पड़े। ये जो फ़िरौन के ज़माने में जो मिस्र पर वो अज़ाब आते रहते हैं, सर दूसरे ज़माने में शायद उससे ही भारी पड़े। क्योंकि अब्दुल फ़त्ताह अल-सीसी ने मिस्र में किया ये है कि उसने बेसिकली अपना डिक्टेटोरियल राज तो कायम कर लिया, लेकिन डिक्टेटोरियल राज की एक डायनामिक्स होती हैं। अब हर जगह सिकोफैंट्स को भर लेते हैं, प्रोफेशनलिज़्म उसमें दब जाता है। आप बैरूनी इमदाद पर चल रहे हैं, आप बैरूनी उस पर चल रहे हैं, मसल के ऊपर चल रहे हैं, आपकी अपनी आवाम में कॉन्फिडेंस और कोहेन का फुकदान पैदा हो जाता है। तो जैसे ही कोई क्राइसिस आता है, जब ये टिरनी हटती है, तो द सिचुएशन गेट्स वेरी हॉरिबल। ये ऐसे ही सिनेरियो से सिविल वॉर्स पैदा होती हैं, कोलैप्सेस पैदा होते हैं बड़े-बड़े। तो अब बेस्ट केस सिनेरियो ये होता है कि इसको बेहतर फोर्स रिप्लेस कर ले। तो पाकिस्तान में लेकिन ऑन द अदर हैंड मिस्र को अगर हम देखें ना, उनकी टिरनी ज़्यादा चलने की वजह ये है कि भई इसके पीछे कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। सऊदीज़ वर वेरी डीपली इन्वॉल्व्ड, द अमेरिकन्स वर वेरी डीपली इन्वॉल्व्ड, और एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि व्हेनेवर इट कम्स टू इसराइल, द अमेरिकन पॉलिसी स्टॉप्स फॉलोइंग इट्स नॉर्मल प्रोसीजर्स और वो एक ओवरड्राइव में चली जाती है। तो सीसी की मिस्र के तख्त पर मौजूदगी इसराइल की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से भी सीसी को जो बैकिंग मिलती है वो पाकिस्तान के डिक्टेटर्स को नहीं मिल सकती, या पाकिस्तान के एक जो सेटअप है उसको नहीं मिल सकती। पाकिस्तान के साथ सेटअप सिर्फ एक मुकम्मल तौर पर ट्रांजैक्शनल है कि जब तक वो हमें जितना निचोड़ सकें निचोड़ लें, और उसके बाद दे अबैंडन अस लाइक ए यूज्ड टिश्यू पेपर। ये पहले भी हो चुका है। इस वक्त अगर हम अपनी मौजूदा सेटअप को देखें ना,
तो उसमें बहुत थोड़ी चीज़ें रह गई हैं जिसकी बेसिस पर वो कायम है। एक वो चल रहा है ना, एक फैक्टर चल रहा है, आप समझ इसको साइकोलॉजिकल समझ लें कि कौन लोग, तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में टकी की इन्वेस्टमेंट या तो भाई कि कोई इकॉनमी को शोर अप कर देते। हाँ, आईएमएफ ज़रूर ट्रांच जो है वो बगैर पूछ रहा के दे देता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आईएमएफ में अमेरिका इज़ द सोल वीटो पावर। लेकिन इसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं हुआ पाकिस्तान को। बस एक वो चीज़ है, पाकिस्तान की अशराफिया चूँकि अमरीकी ज़ेनी गुलामी में बहुत अरसे से मुब्तला है, तो जब उन्हें ये बताया जाता है कि यार ट्रंप हमारे साथ है, तो वो थोड़ा-सा वो उस अशराफिया के अंदर आपकी जड़ें मज़बूत हो जाती हैं। एक चीज़ ये है, दूसरी चीज़ जो है वो आपकी ऑफ कोर्स आफ्टर ऑल इट्स अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप, तो उसमें मिलिट्री है। तो मिलिट्री का मसला लेकिन ये है कि मिलिट्री इस वक़्त जिस तरह की अवाम में डिस्कनेक्ट फेस कर रही है, वो प्रोबेबली वेस्ट पाकिस्तान में पहले कभी देखने को नहीं मिला। और आप खुद भी रिटायर्ड ऑफिसर से भी बात करते रहते हैं, हर बंदे का ही पाकिस्तान में कोई ना कोई मिलिट्री में जानने वाला भी होता है। तो जनरली वो चीज़ भी ऐसी नज़र नहीं आती कि मिलिट्री के अंदर भी एक चीज़ नज़र आती है, एक उकताहट नज़र आती है कि यार व्हाट्स गोइंग ऑन? पीछे रह जाता है सिर्फ अमेरिकन फैक्टर, और पीछे रह जाता है एक इनर्शिया का फैक्टर कि भाई जो ताकतें इस वक्त मौजूद है वो आफ्टर ऑल इनकम्बेंट है, उनके साथ एक इनर्शिया मौजूद है। और जो ताकतें या जो अपोजिशन में मौजूद है, वो उनकी अपनी एक वीकनेस है जो कि उस इनर्शिया को बरकरार रखे हुए है। तो इस चीज़ को प्रिडिक्ट करना अगेन मुश्किल है, लेकिन इफ आई वर टू टेक अ गेस, तो आई वुड से दैट एट मोस्ट 2 years। आ, उसकी वजह यह है कि हमें वी आर स्टेरिंग एट एन इकोनॉमिक कोलैप्स। पाकिस्तान में अवाम को और कुछ फील हो ना हो, जब बहुत ज़्यादा जेब पर चीज़ भारी हो जाए, तो मिडिल क्लास को और इवन लीड क्लासेस को दे स्टार्ट टू हाउ एंड दे स्टार्ट टू शाउट। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सेटअप जाए तो उसके बाद कोई बेहतर सेटअप आए, देयर माइट बी इवन वर्स टिरानी फॉलोइंग दैट, दिस इज आल्सो पॉसिबिलिटी। लेकिन जो प्रेजेंट फेसेस है, जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, मुझे 2 साल से ज़्यादा चलता हुआ सस्टेनेबल नज़र नहीं आ रहा इन द प्रेजेंट फॉर्म। उसकी वजह ये एक तरफ से इकोनॉमिक कोलैप्स आ रहा है, दूसरी तरफ से पॉलिटिकल हेडविंड्स हैं, तीसरी तरफ से जियोपॉलिटिकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सूरत हाल होगी। अब जो ईरान की वॉर है, अगर ये लंबी चलती है, तो दिस इज गोइंग टू बी डेवास्टेटिंग फॉर द होल रीजन। उसके रिपल इफेक्ट्स जो है वो बहुत दूर दूर तक जाएंगे। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा रेमिटेंसेस पर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद अगर ईरान जो है वो कमज़ोर होता है, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर उसके बाद आपके अपने मुल्क के अंदर जो एक सिचुएशन है, एक तरफ आपने सऊदीया से पैक्ट भी किया हुआ है, अगर सऊदीया भी ईरान के खिलाफ ज्वाइन करता है वो एक अलग मसला है। फिर आप अमेरिकन के साथ किस हद तक अपने मुफाद के खिलाफ जा सकते हैं। बड़ा क्लियरली अमेरिका एंड इसराइल आर इन्वॉल्व इन अ हॉरिबल वॉर ऑफ एग्रेशन। अगर आप अमेरिका के पीछे बिल्कुल हाथ बांध कर चलें, हर बात पर उन्हें क्या, आई सलूट यू, आई सलूट यू, आई फॉलो यू, तो ये ज़्यादातर चलने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने दाने नहीं है, इतने कार्ड्स नहीं है। हम एक कमज़ोर मुल्क है, हमको वर्ल्ड पावर नहीं है। तो वो भी एक चीज़ है कि दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। तो इकोनॉमिक एंगल पर, स्ट्रेटेजिक एंगल पर, जियोपॉलिटिकल एंगल पर, इवन इंटरनल पॉलिटिकल एंगल पर, सारी चीज़ें बहुत फ्रेजाइल महसूस हो रही हैं। तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग मेरे से इख्तिलाफ करेंगे, पाकिस्तान में मौजूद बहुत सारे लोग आपको बताएँगे नहीं जी नहीं, गवर्नमेंट बहुत मजबूत है, पाकिस्तान का मीडिया आपको बताएगा बहुत मजबूत है जी, हार्ड स्टेट है, ऑफ कोर्स लोग बहुत डरते हैं, खौफ बहुत है, वो सारा कुछ ठीक है। मसला लेकिन ये है, मसला खौफ का ये है कि खौफ को सस्टेन रखना एक पूरी एक्सरसाइज है। या तो आप पूरी तरह स्टालिन बन जाएँ और आप लोगों को जो है लाखों करोड़ों के हिसाब से जो है जो ट्रीट करना शुरू कर दें, लेकिन उसके लिए फिर आपको उस टाइप का ऑपरेटर्स भी चाहिए, जो कि ऑपरेटर्स पाकिस्तान की स्टेट में उस ज़्यादा है भी नहीं। जैसे कि इल्ज़ाम लगाए गए जी कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान फौज ने 30 लाख बंदे मारते हैं, बिल्कुल ह्यूमर। अब बात बड़ी सिंपल है, 35,000 40,000 फौजी क्या हर रोज़ के हिसाब से जो है वो लाखों बंदे मार रहे थे? तो दैट नॉट पॉसिबल। लेकिन जो इन पार्सल रिसर्चर है, जैसे शर्मिला बोस वगैरह, उन्होंने बताया जी ठीक है, 50,000 से लाख, 1.5 लाख इस हद तक चल ढाई जाता लाख है। में भी लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि वो कोलैप्स तक आ जाती है, सिचुएशन बहुत जल्दी आ जाती है। और पाकिस्तान में इस वक़्त सोसाइटी में जिस तरह की सिचुएशन है, इट्स वेरी डेंजरस है। तो पाकिस्तान नीड्स अ वे आउट क्विक आउट ऑफ दिस पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स। और इवन ये आपके जो इस वक़्त मौजूदा गवर्नमेंट में लोग मौजूद हैं, दे आर बिगिनिंग टू एक्नॉलेज दैट कि यार इस तरह नहीं चल सकता, दिस कैन नॉट गो ऑन। तो फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, और यकीन मानिए जो हिस्ट्री आपने पढ़ी है, हमने पढ़ी है, कि जी जब भी दुनिया में ग्लोबल टमल्ट आता है ना, बहुत सारे ममालिक, बहुत सारे खित्ते बहुत ज़्यादा मार खाते हैं, तबाह बर्बाद हो जाते हैं, डैमेज बियॉन्ड रिकग्निशन हो जाते हैं। जैसे कि वर्ल्ड वॉर वन में आप देखिएगा कि उस्मानी सल्तनत किस तरह बर्बाद हो गई, और उसकी बर्बादी की दास्तान
वर्ल्ड वॉर वन में जब भी बल्कान की जंग, तराबलस जंग, वो पहले ही स्टार्ट हो गया था कहाँ, या आप सर्बिया को या वर्ल्ड वॉर टू में पोलैंड को देख लीजिए। तो जो मुल्क इन मौके पर अपनी पॉलिसी में बॉल ड्रॉप करते हैं ना, वो कह रहे हैं क्रिटिकल टाइम होता है, दिस इज वेरी क्रिटिकल टाइम फॉर द होल प्लेनेट। और उस पे अगर आप ये इस टाइप का वो मंकी बिजनेस चल रहा होता तो आप बहुत बुरी सिचुएशन में पहुंच जाते। तो ये टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी फियरफुल दीज डेज, मैं बहुत ज्यादा खौफ बताऊं इस दौर में कि बनेगा क्या। क्योंकि इस मुल्क से ऑफ कोर्स हम लोग इस मुल्क के शहरी हैं, एक नजरियात में इस मुल्क के नजरिए में बिलीव करने वाले हैं, और ऑफ कोर्स हमें अपनी जान से ज्यादा अजीज है। और दिस नाइटमेयर, जी लिटरली नाइटमेयर सिचुएशन है जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं। तो दिस वेरी स्केरी कि आपके पास पुराना सारा सिस्टम जा रहा है, उसके सेल मुके हुए हैं बड़ा क्लियरली, वो लास्ट लेग्स पर जा रहा है, और इसी वजह से रिप्रेशन में चला गया। रिप्रेशन में सिस्टम तभी जाते हैं जब वो फेल होना चुका। ये भी बहुत कॉमन हिस्टोरिकल मैकेनिज्म है। और उसके बाद दूसरी तरफ आपको ये नजर नहीं आ रहा कि इज देयर एनीथिंग बेटर दैट कैन रिप्लेस इट। और आपका ह्यूमन कैपिटल जिसने कोई बेहतर सिस्टम क्रिएट करना था, वो वैसे ड्रोव्स में जो है वो बाहर पकड़ पकड़ के जा रहा है। तो दिस ऑल वेरी स्केरी। और दुनिया के हालात में इस वक्त द ग्लोबल एम्पायर जो थीसीडाइटिस ट्रैप स्प्रिंग हो रहा है, इट्स बिकमिंग विशियस। और खास तौर पे जो ग्लोबल एम्पायर का एक सबसे खतरनाक पार्ट है, जो ज़हनी बीमारी लाहक हुई हुई है ग्लोबल एम्पायर को, जिसका नाम इसराइल और उसकी ज़ायनिस्ट एंटरप्राइज है, दे आर इनटू ओवरड्राइव। 7 अक्टूबर के बाद से वो एक हिस्टेरिया में चले गए, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का शिकार वो कौम है। एक वक्त में वो विक्टिम भी होती है और दुनिया की सबसे पावरफुल कौम भी होती है। दोनों स्टेट्स उसके ज़हन में कोएग्जिस्ट करती है। उसके नतीजे में जैसी वो थ्रेट फील करती है, इट बिकम्स एब्सोल्युटली विशियस। जैसे कि आपने गजा का जेनोसाइड देखा है कि वो किस लेवल पर पहुंच गए। दे आर गोइंग टू बर्न द होल वर्ल्ड बिफोर दे लेट देयर जेनोसाइडल एंटरप्राइज कोलैप्स। So this is the global situation, पर पाकिस्तान की सिचुएशन दिस इज ऑल वेरी वेरी वोलेटाइल। और बस अल्लाह ताला से दुआ है कि किसी तरह कोई ऐसे फैक्टर सामने आ जाए जो कि अभी तक एटलीस्ट नहीं तो ना वाकिफ हो, वरना द सिचुएशन अपीयर्स वेरी वेरी बैड राइट नाउ। डॉक्टर हसन बुखारी, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम ने शुरू किया था कि झूठ, फरेब और धोखा एक हद तक ही लेके जा सकता है, मगर अगर आप उस झूठ, फरेब और धोखे के अंदर खुद ही यकीन करना शुरू कर दें तो फिर आपके हालात अच्छे नहीं हो सकते। थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। आप लोग क्या समझते हैं बताएं हमें कमेंट सेक्शन के अंदर। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।